दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक हमने जो है 1000 प्लस प्रश्नों को देख लिया है। आज उसके आगे देखेंगे। डेली जो है 100 क्वेश्चन तो वन लाइनर के आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, और जैसे ही टाइम मिलता है और भी वीडियोस जो है आपको बना के जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आपके लिए जो है टेस्ट मॉडल पेपर जो है बनाया जा रहा है, उस पे जो है काम लड़का जो है कर रहा है, और बहुत ही जल्द जो है उसे भी कम से कम कोशिश है कि 50 सेट जो है आपके लिए बनाया जाए, और बहुत ही सस्ते में उसे जो है प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो वीडियो से जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। तो हमारे 1000 कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम उसके आगे देखेंगे। और ये वीडियोस आपको चाहिए PDF चाहिए तो आप 100 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और जो भी इम्प्लीमेंट न्यूज लाइब्रेरी साइंस की आती है वहाँ पे ही प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि हर एक का जो है वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो है कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया है, आज हम उसके आगे देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1001 से वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सेंसर ऑफ पेटेंट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो WIPO के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कॉपीराइट धारक की अनुमति की आवश्यकता कब नहीं होती? तो आलोचना और शोध के समय नहीं होती है। अगला प्रश्न है WIPO एकेडमी किससे संबंधित है? तो पेटेंट संपदा पर पाठ्यक्रम से संबंधित है। आगे है वर्ल्ड कन्वेंशन किसकी रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था? तो लेखकों के अधिकारों के लिए। अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO किस संस्था से संबंधित है? तो जिनीवा से। अगला प्रश्न डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कहाँ का जो है एक्ट है? तो यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट एक्ट है। अगला प्रश्न विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई? तो 13 सितंबर 1933 को। अगला प्रश्न प्रथम भारतीय पुस्तकालय संघ का सम्मेलन कब और किसके द्वारा जो है किया गया था? तो 12 सितंबर 1933 को एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न भारतीय पुस्तकालय संघ की घोषणा किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो M.O. थॉमस की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति श्री AC बुलनर को जो है भारतीय पुस्तकालय संघ का जो है अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम सचिव कौन बने? तो इंपीरियल लाइब्रेरी के तत्कालीन उस समय के जो है पुस्तकालय अध्यक्ष KM असदुल्ला बने थे। आगे है भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर SR रंगनाथन जो है कब से कब रहे? तो 1946 से लेकर 53 तक। अगला प्रश्न है डॉक्टर SR रंगनाथन ने भारतीय पुस्तकालय संघ को किससे संपर्क स्थापित कराया? तो IFLA, FID और यूनेस्को से संपर्क स्थापित कराया। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने भारतीय पुस्तकालय संघ को किसकी परियोजना दी? तो 2 परियोजना दी, एशियाई नामों का लेखन और एशियाई पत्रिका निर्देशिका का। अगला प्रश्न भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में इसके कितने सदस्य थे उस समय? तो 70 सदस्य। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ IFLA का सदस्य कब बना? तो 1957 में। अगला प्रश्न भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1964 में। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ IFLA के सहयोग से रंगनाथन के दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न है ILA कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है IFLA का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अगला प्रश्न है IFLA में इंस्टीट्यूशन शब्द जो है कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं
इफ्ला का रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ हुआ था? तो 1971 में नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में। अगला प्रश्न है इफ्ला जनरल की प्रकाशन अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है इफ्ला एनुअल की प्रकाशन अवधि क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न है इफ्ला डायरेक्टरी की प्रकाशन अवधि क्या है? तो अर्धवार्षिक है। अगला प्रश्न है इफ्ला का वार्षिक सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया था? तो सितंबर 1992 में दिल्ली में, जिसका विषय लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव था। अगला प्रश्न है RRLF में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 221। अगला प्रश्न है इस संस्था का जो है अध्यक्ष होता है तो भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्री या उसका प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है RRLF का पूरा नाम क्या है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अगला प्रश्न है RRLF की स्थापना हुई थी तो 1972 में। आगे देखते हैं यह किस प्रकार का संस्था है, संगठन है? ये स्वायत्त शासित जो है संगठन है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृत विभाग द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विकास के मामले में सरकार को सलाह कौन देता है? तो RRLF ही देता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कौन करता है? तो RRLF। अगला प्रश्न है मैचिंग और नॉन मैचिंग किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो ये RRLF के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है RRLF द्वारा वित्तीय योजना कौन कौन सी बनाई गई हैं? तो 100% वित्तीय सहायता और 50% वित्तीय सहायता। अगला प्रश्न है पुस्तकालय अधिनियम किसके द्वारा जो है पारित किया जाता है? तो RRLF के द्वारा। अगला प्रश्न है चलित पुस्तकालय सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो RRLF के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक पुस्तकालय के संसाधनों का एक डाटा बैंक सृजन के लिए डाटा एंट्री का कार्य किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो RRLF के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है RRLF किन पुस्तकालय संघ के साथ संबंध जो है बनाए रखता है? तो ILA, इफ्ला और जैस लाइक। अगला प्रश्न है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 1983 में BP बरुआ के द्वारा। अगला प्रश्न है ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट किस विभाग द्वारा और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो भारत सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा जो है और DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है ISBN कितने नंबर का होता है और माफ़ कीजिए ISBN जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो RRLF के द्वारा। ग्रंथाना किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? RRLF के द्वारा। ISBN कितने नंबर का होता है? तो ये 13 अंक का होता है। 2007 से कर दिया गया था, इसके पहले 10 ही अंक का था। तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1966 में। 64 में स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव में मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। आगे देखते हैं कोठारी आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जो है शिक्षा का एक समान स्तर विकसित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो कोठारी आयोग की। अगला प्रश्न है किस कमीशन ने महाविद्यालय के लिए 300 रुपये प्रति शिक्षक और 25 रुपये प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की थी? कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है शिक्षा संबंधित कौन से आयोग का यह विचार था कि विकास कर रहे किसी भी विभाग को इससे अधिक हानिकारक कुछ नहीं हो सकता कि वह अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे और उसे निम्न प्राथमिकता दे? तो कोठारी शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है बुक इन प्रिंट की आवृत्ति क्या है? वार्षिक है। अगला प्रश्न है कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के बजट का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च करने का सुझाव दिया? तो 6.5 से 10.5%। अगला प्रश्न है UGC की रिव्यू कमेटी कब गठित हुई थी? 1961 में। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा अधिनियम कॉपीराइट के कार्य के तौर तरीकों की व्याख्या करता है? तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 19। अगला प्रश्न है भारत में कॉपीराइट कानून के अनुसार कॉपीराइट कब तक के लिए दिया जाता है? तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक। आगे है इंटरनेशनल कॉपीराइट की समय अवधि कितनी है? तो 70 वर्ष तक मृत्यु के। अगला प्रश्न है विश्व में
किस देश में सबसे लंबा कॉपीराइट दिया जाता है? तो मैक्सिको में। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम कॉपीराइट अधिनियम कब बना? तो कॉपीराइट एक्ट 1957। अगला प्रश्न है, भारत में कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ? तो 21 जनवरी 1958 को। आगे देखते हैं, भारत में 21 जनवरी 1958 से पहले प्रकाशित तस्वीरों के लिए कॉपीराइट की अवधि क्या थी? तो 50 वर्ष। अगला प्रश्न है, HECI का पूरा नाम क्या है? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 2018 में। अगला प्रश्न है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को वित्तीय शक्ति कौन प्रदान करता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 2018 की स्थापना किस गणतंत्र दिवस पे हुई थी? तो 68वें गणतंत्र दिवस पे हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा का अर्थ क्या होता है? तो मस्तिष्क की रचनाएं। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा के अधिकार के नियम की मान्यता कौन प्रदान करता है? तो कॉपीराइट। अगला प्रश्न है, बीपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैंडबुक पॉलिसी लॉ एंड यूज कब प्रकाशित हुआ? तो 2004 में। अगला प्रश्न है, वीपो का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, वीपो की स्थापना हुई थी तो 14 जुलाई 1967 को। आगे देखते हैं, रॉबर्ट समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय से है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट समिति का संबंध किस देश से था? तो यूके से था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट समिति का गठन कब हुआ? तो 1957 में। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट समिति की रिपोर्ट कब आई? तो 1959 में आई। अगला प्रश्न है, इक्यूमेटिव बुक लिस्ट कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1921 से। अगला प्रश्न है, रिव्यू कमेटी 1961 का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में UGC की रिव्यू कमेटी 1961 के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 10:1। अगला प्रश्न है, भारत में UGC की रिव्यू कमेटी 1961 के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 15:1 होना चाहिए। आगे देखते हैं, रिव्यू कमेटी 1961 किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए समीक्षा समिति है? तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। अगला प्रश्न है, रिव्यू कमेटी 1961 की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो UGC के द्वारा। अगला प्रश्न, मल्होत्रा कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो UGC ने की थी। अगला प्रश्न, UGC ने मल्होत्रा कमेटी की स्थापना कब की थी? तो 24 सितंबर 1983 को। अगला प्रश्न, मल्होत्रा कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो RC मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, मल्होत्रा कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, मल्होत्रा कमेटी ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 3 सितंबर 1986 को। अगला प्रश्न है, पेरिस समिति यूके का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित था? तो विश्वविद्यालय या शैक्षणिक पुस्तकालय से। अगला प्रश्न है, पेरिस समिति का दूसरा नाम क्या है? तो UGC कमेटी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, पेरिस समिति का गठन कब हुआ? तो 1967 में। अगला प्रश्न है, पेरिस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो थॉमस पेरी। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान समिति यूके के अनुसार किसी विश्वविद्यालय की कार्य क्षमता तथा प्रकृति किस आधार पर मापी जाती है? तो पुस्तकालय के रखरखाव के आधार पर। अगला प्रश्न है, मैककॉल्विन समिति का संबंध किस देश से है? तो यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न है, मैककॉल्विन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1941 में। अगला प्रश्न है, मैककॉल्विन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो LR मैककॉल्विन। अगला प्रश्न है, मैककॉल्विन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1942 में। अगला प्रश्न है, किस समिति ने अनुमोदन किया कि इंपीरियल पुस्तकालय का नाम कॉपीराइट पुस्तकालय कर दिया जाना चाहिए? तो रिची समिति। अगला प्रश्न है, रिची समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में। अगला प्रश्न है, लाल समिति कब गठित हुई थी? तो 1970 में। अगला प्रश्न है, प्रलेखन पुस्तकालय और अभिलेखागार पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति कब स्थापित हुई थी? 1967 में। अगला प्रश्न है, लाल कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो AB लाल। आगे देखते हैं, वाडिया समिति का गठन कब हुआ था? तो 1967 में। वाडिया समिति का संबंध किससे था? तो पुस्तकालय शिक्षण में नवीन तकनीक से संबंधित था। दोस्तों,
आई होप कि मैंने आपका अधिक समय नहीं नुकसान किया होगा। आपने मुझे इतना देर बर्दाश्त किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद आपका।